है क्या, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ जो है, इससे इसका काम क्या है, आखिर ये लॉ क्यों आया। तो आपको पता है कि जब कहीं पे भी करंट होता है, कहीं पे भी करंट कैरिंग वायर्स कहीं भी है, तो उन करंट कैरिंग वायर के चलते किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। हर अगर ये वायर एक बार मेरे पास है जिसमें करंट इधर जा रहा है, एक बार ये भी है इसमें करंट इधर जा रहा है, अलग अलग साइड में जा रहा है, कहीं इधर कहीं इधर, एक बार ये भी है जिसमें करंट आपकी ओर आ रहा है, ऐसे जा रहा है, एक बार ये भी है जिसमें करंट मेरी ओर आ रहा है, मान लो इस तरह से 4 वायर तो यहीं पे दिख गया, देखो अलग अलग साइड में करंट जा रहा है। इन सब के चलते हम बोलेंगे कि भाई बताओ तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर वायर का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना होगा। तो आप बोलिए वही काम करता है एम्पियर्स लॉ। तो आप बोलिएगा एम्पियर्स लॉ ये काम क्यों करेगा। बायट-सावर्त लॉ तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, जिसके जरिए बायट-सावर्त लॉ क्या है आपको पता है ना, म्यू नॉट आइडियल sin थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये वो लॉ है जिसके जरिए आप किसी दिए गए करंट डिस्ट्रीब्यूशन के चलते किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। तो भाई वो एक लॉ था जैसे, उसी तरह से ये भी एक लॉ है, ये भी लॉ वही काम करता है जो बायट-सावर्त लॉ काम करता था। दोनों में कुछ अंतर है, वो क्या अंतर है और कहां पे कौन ज्यादा सक्सेसफुल है वो बात करेंगे हम लोग। फिलहाल एम्पियर्स लॉ भी बायट-सावर्त लॉ की तरह किसी दिए गए करंट डिस्ट्रीब्यूशन के चलते किसी भी पॉइंट पे कौन सा फील्ड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ मेनली गिव्स मैग्नेटिक फील्ड या फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक दिए गए करंट डिस्ट्रीब्यूशन के चलते किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करता है। तो इस लॉ को जानने से पहले इसके स्टेप्स को जानते हैं। मान लीजिए कहीं पे कुछ करंट पहले से गिवन है, ध्यान दीजिएगा, I1 करंट, कहीं I2 करंट, कहीं फिर I3 करंट, कहीं फिर I4 करंट, कहीं फिर I5 करंट। ये छोटा लिख रहे हैं, माफी चाहे, करंट का नाम लिखे हैं I1 I2 I3 I4 I5। आप गौर कीजिए कुछ करंट इसमें से डॉट है, हम ऐसे ही बना सकते थे करंट I1 I2 I3, लेकिन उसको हम सिमेट्रिकल व्यू रखने के लिए और ज्यादा अच्छे समझ में आने के लिए डॉट एंड क्रॉस में हम लोग बना रहे हैं। मतलब कुछ करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, कुछ करंट बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है। डॉट मतलब होता है बाहर की ओर आना, क्रॉस मतलब होता है अंदर की ओर जाना। तो यहाँ पे हम 5 वायर बनाए हैं, I1 I2 I3 I4 और I5। अब और भी बना सकते हैं आप, आपके पास भाई I6 भी है, लो क्रॉस 6 वायर। यानी कि कुछ करंट आपको दिख रहा है कि अंदर की ओर जा रहा है क्रॉस, और कुछ करंट बाहर की ओर। कौन कौन सा करंट इसमें अंदर की ओर जा रहा है, I1 I4 और I6 अंदर की ओर जा रहा है, I2 I3 I5 बाहर की ओर आ रहा है। तो अगर इन सब के चलते किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 ध्यान से सुनेंगे। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे। स्टेप 1 में एक कर्व बनाएंगे, प्लेन कर्व। प्लेन समझते हैं, 2 डायमेंशनल, मतलब सर्कल बना सकते हैं, स्फेयर नहीं। हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, प्रिज्म नहीं। हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, क्यूब नहीं। रेक्टेंगल बना सकते हैं, क्यूबॉइड नहीं। कर्व बनाना है 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो P पॉइंट को लेते हुए हम एक क्लोज्ड प्लेन कर्व बना रहे हैं, क्लोज्ड प्लेन कर्व। जैसा अभी हम रैंडम समझाने के लिए बना रहे हैं। देखो P पॉइंट को लेते हुए हमने क्लोज्ड प्लेन कर्व बनाया, ठीक है। अब इस क्लोज प्लेन कर्व को बनाने के बाद आपको समझ में आया होगा कि कुछ करंट इस प्लेन कर्व के अंदर आ गया। आप एम्पियर्स लॉ सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट नहीं बना तो रट के एग्जाम में देख लीजिएगा कैसा होता है, फिर सिचुएशन प्रॉब्लम आएगा आपको। P पॉइंट को लेते हुए हमने क्लोज्ड प्लेन कर्व बना लिया। अब इस क्लोज्ड प्लेन कर्व के अंदर कुछ करंट है, कुछ करंट इसके बाहर है। करंट ऐसे जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, कुछ अंदर कुछ बाहर है। लेकिन कुछ करंट जो अंदर बाहर जा रहे हैं वो इस कर्व के अंदर आ गए, जो इसको पेनिट्रेट करते हुए जा आ रहे हैं, और कुछ करंट बाहर आ गए। तो जो करंट इसके अंदर आ गए वो कहलाएंगे नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द कर्व, नेट करंट इनक्लोज्ड विद इन द कर्व, ये भी बोल सकते हैं। तो कितना होगा नेट करंट इनक्लोज्ड विद इन द कर्व, I1 I2 एंड I3। तो तीनों को जोड़ना होगा, लेकिन कोई करंट की बोर्ड की ओर बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है। तो जोड़ने में ध्यान रखना है, कोई एक को प्लस मानेंगे, कोई एक को माइनस। किसको प्लस माने किसको माइनस, ये तय करने की जिम्मेदारी हम पर है। तो स्टेप 1 में हम जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेते हुए क्लोज्ड प्लेन कर्व बनाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हम उस क्लोज्ड प्लेन कर्व को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देंगे।
सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब, सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि हम उसको एक ऐसी तरह से उसके ऊपर एरो लगाएंगे ताकि उसका एक साइड को पॉजिटिव डिसाइड कर सके और एक साइड को नेगेटिव। तो हम किस साइड को पॉजिटिव डिसाइड करेंगे, किस साइड को नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? तो हम कर्व के ऊपर अपने मन से एक एरो लगाएंगे, अपने मन से, आइदर इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे लगाना है। देखिए मान लीजिए हम ये लगा दिया है, एरो लगाने के बाद अपना राइट हैंड थंब रूल एरो के लंग घुमाइए। अगर एरो आपका ऐसे लगा है तो राइट हैंड थंब रूल एरो के लंग घुमाइए। अगर राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम उसको ऐसे घुमाते हैं तो मेरा अंगूठा बाहर क्यों आता है? मतलब हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये जो एरो है ये करंट नहीं, ये हमने लगाया। एरो क्यों लगाया? टू गिव इट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन का सेंस देने के लिए। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप एरो किधर लगाते हैं। आप चाहे तो एरो इधर भी लगा सकते हैं। अगर आप एरो ऐसे लगाते हैं इधर साइड तो आपका हाथ ऐसे घूमेगा। अगर आपका एरो ऐसे लगता तो आपका हाथ ऐसे घूमता, तो अंगूठा अंदर जा रहा होता, अंदर जा रहा होता अंगूठा, तो अंदर का डायरेक्शन प्लस लेते और बाहर का डायरेक्शन माइनस। फिलहाल आपको साफ साफ दिखाई दे, इसके लिए हम ऐसे लगाए हैं। ऐसे लगाने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से अंगूठा बाहर की ओर है, बाहर का डायरेक्शन पॉजिटिव, अंदर का डायरेक्शन नेगेटिव। तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताओ भाई तब नेट करंट में क्या लिखोगे, तो जो भी करंट बाहर की ओर आ रहा है उसको प्लस लेना है और अंदर वाले को माइनस। तो नेट करंट लिखेंगे डॉट वाला प्लस, तो नेट करंट I2 प्लस I3 माइनस I1। नेट करंट कितना हो गया बताइए? I2 प्लस I3 माइनस I1। दिस वन इज योर नेट करंट, I2 प्लस I3 माइनस I1। अगर आप मेरे बिल्डिंग के नीचे सुजुकी शोरूम है, वहां पे बाइक लेने कुछ नए नए लड़के कभी कभी आते हैं, इतना जोर से हल्ला करते हैं हिप्पी पूरे और क्या क्या, तो डर गया कि जुलूस कौन निकाला कोरोना में। आप लोग जानते ही सुजुकी शोरूम नीचे है, आप लोग बाइक लेने जाते हैं, दोस्त लोग लेके जाते हैं, तो बाप रे बाप गजब का हल्ला किया। खैर अच्छी बात है। तो नेट करंट में आपको ये ध्यान रखना है कि I2 प्लस I3 माइनस I1 अगर आप लिख रहे हैं, अगर एरो उलट देते तो आप क्या लिखते हैं? I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है। अच्छा हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान रखिएगा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हर वायर के चलते होगा, चाहे वो लूप के अंदर हो चाहे बाहर। स्टेप 1 अपने मन से P पॉइंट को लेते हुए एक क्लोज कर्व बनाएंगे। स्टेप 2 उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देने के लिए उसके ऊपर एरो लगाएंगे ताकि एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को नेगेटिव असाइन कर सके। अगला P पॉइंट पे एक छोटा एलिमेंट कहीं पे भी उस कर्व के ऊपर एक छोटा एलिमेंट लेंगे DL, उस कर्व के ऊपर एक छोटा एलिमेंट लेंगे DL और मान लेंगे कि उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड B है। मान लेते हैं कि उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। DL का डायरेक्शन किधर होगा? DL वेक्टर है, DL का डायरेक्शन अलोंग द कर्व होगा, जिधर कर्व जा रहा है उधर टेंजेंट बना देंगे, वही हो जाएगा DL का डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे स्टेप नंबर नेक्स्ट में, जो भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है हमें नहीं पता है, फिर भी जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी बी डॉट डीएल। फिर से स्टेप नंबर 3 बोल दे आपको, हम मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हेलो बस ओके देखिएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उस पॉइंट पे एक छोटा एलिमेंट लेके और पूरे लूप के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि पूरे कर्व के लिए वो चीज हो जाए। तो अगर हम पूरे के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है मतलब ये सिंबल लगेगा। ये सिंबल क्या बताता है? ये है क्लोज्ड का सिंबल, लूप का क्लोज। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी अलोंग द क्लोज्ड कर्व। दिख रहा है? ये कहलाता है सर्कुलेशन। याद रखिएगा दिस वन इज कॉल्ड सर्कुलेशन, या इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। याद रखिएगा दिस वन इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन ऑफ बी along the closed plane curve। एम्पियर्स लॉ सीख रहे हैं आप, आराम से सीखिएगा, ये मत। तो एक बार सर्कुलेशन निकल गया, सर्कुलेशन,
तब एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट अब आता है। एम्पियर लॉ कहना था किसी भी क्लोज प्लेन कर्व के लॉन्ग जो सर्कुलेशन होता है बी डॉट डीएल वो इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इनक्लोज्ड विद इन द कर्व। दिस लॉ इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। फिर से बोलते हैं, जो सर्कुलेशन होता है ऑफ वेक्टर बी अलोंग द क्लोज्ड कर्व is equal to mu naught times net current enclosed within the curve. This is your ampere circuital law. यहाँ I net वही करंट होगा जो क्लोज कर्व के अंदर है, बाहर वाला नहीं। म्यू नॉट आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हाँ पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सब करंट के चलते हैं, आइदर वो लूप के अंदर हो या लूप के बाहर हो, लेकिन आई नेट में हमें वही करंट लेना है जो लूप के अंदर हो। ये लॉ सिमेट्री के केस में ही ज्यादातर काम आता है, नहीं तो और जगहों पे बाहर से बटना ही काम आता है। ये लॉ कहाँ पे अच्छे से आप बोलिए भैया ऐसे तो कहीं करंट कुछ ज्यादा कहीं कम हो जाएगा, उस केस में काम नहीं आता। जहां पे एक जैसा चावल पकड़ा है डेक्ची में और चावल सीधा कि नहीं सिमेट्री के हिसाब से आदमी दो दाना चेक करता है, बाकी सब उसी की तरह बिहेव करता है, वही चीज है। एक स्मॉल जगह पे चेक करते हैं, फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है तो एक जगह वैल्यू आ गया तो सब जगह आ जाएगा। तो जहां सिमेट्री होता है एम्पियर सर्किट लॉ वहां बेस्ट काम करता है और वही सही भी काम करता है सिमेट्री के केस में, और जल्दी भी बनता है। तो वो कुछ एग्जाम्पल बताने वाले हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ का पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट, फिर ये सब बाद में कॉपी स्टेप नीचे लिखवाएंगे, स्टेप नीचे लिखवाएंगे, पहले स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट एम्पियर सर्किट लॉ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट डबल कोट में लिखिएगा। द सर्कुलेशन, ऐसे द सर्कुलेशन ये सिंबल B dot dl, the circulation B dot dl of the resultant magnetic field, the circulation B dot dl of the resultant magnetic field along a closed comma plane curve, repeat, the circulation B dot dl of the resultant magnetic field, बोर्ड पे दिख रहा है आपको? बाप रे बाप, गाड़ी लेने का इतना खुशी हम पहली बार देख रहे हैं भाई। बाप रे, आपको देखना पड़ेगा, एक मिनट। इतना अच्छा हंगामा किया इन लोगों ने कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हमको जाके देखना पड़ा कि ये हंगामा कैसा था। यहाँ तो जेसीबी खुदाई हुआ तो भी हम चले जाएंगे, इतना हम आजकल खाली हैं। तो ये तो हंगामा कर रहा था कि कोरोना काल में कुछ देखने को मिला नहीं था इतने दिनों से। जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा, जो बाइक लिया है। खैर, द सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल अलॉन्ग अ क्लोज्ड प्लेन कर्व of the resultant magnetic field लिखवाए होंगे along a closed comma plane curve is equal to mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed curve is equal to mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed curve, provided the electric field inside the loop remains constant, provided the electric field inside the loop remains constant। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा।
उसके चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, तो वो आगे बताएंगे। फिलहाल प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज, नीचे रखेंगे दैट इज ये वाला ब्रैकेट का इक्वेशन, ये फॉर्मूला रख ले, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। रिपीट कर रहे हैं, एक बार आप मिला लेंगे, ये एच शर्मा का लाइन है, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये एच शर्मा का लाइन है, उन्हीं का स्टेटमेंट आपको हमसे सुना रहे हैं। The circulation B dot dl of the resultant magnetic field along a closed plane curve is equal to mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed curve, provided the electric field inside the loop remains constant, that is, yeah, thus B dot dl is equal to mu naught times I net. Done? चलिए अब इसके नीचे आप ये लिख लिए हैं, तो ये वाला डायग्राम एक रफ वर्क में एग्जांपल के तौर पर ये डायग्राम बनाएंगे, ये बात भी लिख लें कि ये है क्या, ये डायग्राम, और आई नेट का वैल्यू लिखेंगे नीचे, फिर हम स्टेप लिख देंगे, स्टेप अभी हम बोलने वाले हैं। वैसे अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आपके ग्रुप में इसका हम फोटो भेज दे रहे हैं। चमकता है नजदीक से फोटो खींचने। चलिए नीचे लिखेंगे ऐसे ही, नोट में वो एग्जाम का हिस्सा नहीं होता है, वो समझने के लिए आपका स्टेप्स, एग्जाम में स्टेप लिखने नहीं आता है, लेकिन एम्पियर्स लॉ बाद में ना समझ में ही नहीं आता है, कई बच्चों को एम्पियर्स लॉ बाद में समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या है कैसे, तो वो स्टेप से समझ में आता है। स्टेप 1, लेट अस इनक्लोज, सब कुछ होने के बाद नोट में नीचे स्टेप 1, let us enclose point P, let us enclose point P, let us enclose point P, ब्रैकेट में लिखिएगा। अब ब्रैकेट में क्या बोले, let us enclose point P, ब्रैकेट में P कौन सा पॉइंट है, at which we have to calculate, ये पूरा ब्रैकेट में, मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा ब्रैकेट में है। फिर से बोलते हैं, लेट अस इनक्लोज पॉइंट P, और पॉइंट P के बारे में ब्रैकेट में क्या लिखे, एट विच वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। बाप रे, आप लोग आवाज नहीं दे रहा है, इन लोग सेलिब्रेशन, एक स्कूटी लिया होगा मुश्किल से। आप लोग आवाज आ रहा है, किसी को आवाज नहीं दे रहा है तो हाथ रेज करेंगे, जो ये अजीब सा हरकत मेरे कोचिंग के नीचे हो रहा है। तो अरे आवाज आ रहा है, बहुत ही फनी है। बोल क्या रहा है नहीं समझ में आ रहा है हमको। हाँ 32 लोग का आवाज आ रहा है। आइए आप लोग भी आइए, इन लोग कुछ खास लोग है, 50 लोग के आसपास है, एक स्कूटी लिया है, ज्यादा हमको समझ में आ रहा है, लेकिन सब एक ही ड्रेस में है, ब्लैक एंड व्हाइट में। जबरदस्त जबरदस्त तुमको सुनाई दे रहा है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग बोलना क्या चाह रहा है। सरकार से पेट्रोल का दाम घटना नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको फिर यूट्यूब में डालेंगे, कोई बाद में देखेगा तो बोलेगा क्या क्या करते रहते हैं सर बीच बीच में। क्या हाँ हम लोग क्या बोल रहे थे, कुछ हम बोल रहे थे, ये जबरदस्त हम भूल गए, कुछ तो बोल रहे थे, हम क्या बोल रहे थे, जबरदस्त हम नहीं बोल रहे थे, चिल्ला दिया जबरदस्त। या इन लोग का एनर्जी खत्म, फिर हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, इन लोग के चलते एकदम अजीब टाइप से कर रहा है। खैर, let us enclose point P at which we have to calculate magnetic field, याद आ गया, at which we have to calculate magnetic field। तो let us enclose point P by constructing, ब्रैकेट के बाद, by constructing a closed plane curve, by constructing a closed plane curve, by constructing a closed plane curve, ठीक है, क्लोज्ड प्लेन कर्व को अंडरलाइन, क्लोज्ड प्लेन कर्व को अंडरलाइन। स्टेप 2, put an arrow upon the curve, put an arrow upon the curve,
put an arrow upon the curve, put an arrow upon the curve to give it a sense of direction. Put an arrow upon the curve to give it a sense of direction. Put an arrow upon the curve to give it a sense of direction. Put an arrow upon the curve to give it a sense of direction. Step number 3. या उसी स्टेप में लिखिए ना, ज़्यादा स्टेप. To give it a sense of direction हो गया. Use right hand thumb rule, RSTD. Right hand thumb rule, RSTR. Use right hand thumb rule to assign. Use right hand thumb rule to assign one side as positive and the another side as negative. To assign one side as positive and another side as negative. One side as positive and another side as negative. देख लीजिए. ओके ठीक है. अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ जब भी एग्जाम में आता है इधर जैक इन सीबीएसई तो आपको बोलता है इस लॉ के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी लिखिए. इसके एप्लीकेशन में सोलेनॉइड, टोरॉइड, स्ट्रेट लाइन ये सब आप कोई भी दिखा सकते हैं. इस पे न्यूमेरिकल भी है जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं. एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो अगर हम भूल भी जाए तो आप याद दिलाइएगा भैया कि हमको बोलेगा भैया एनसीईआरटी का एक आप बोले थे कि इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए, एम्पियर लॉ पे बेस्ड एग्जाम्पल का. ठीक है, मत मिस करने दीजिएगा. अभी तो हम थ्योरी में है तो अभी थ्योरी चल रहा है, कहीं गलती से हम भूल जाए तो आप जरूर टोकिएगा. नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन. एप्लीकेशन नंबर पहला, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. एप्लीकेशन नंबर 1. वैसे एप्लीकेशन लिख के आपका नंबर 1 इसलिए दे रहे हैं कि बाकी सब नंबर 2 नंबर 3 में आएगा, उसको हम लिखवाएंगे नहीं नंबर 2 नंबर 3, बस अभी बोल दे रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 1. पहला एप्लीकेशन, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट. Expression for magnetic field at a point due to a long straight conductor. Due to a long straight conductor. Long मतलब infinite long. Due to an infinite long straight conductor. बहुत हल्ला करते हुए गया भाई, फाइनली गया. मोहल्ला का लोग भी जमा हो गया आसपास का कि बहुत दिन बाद कोरोना काल में कुछ देखने को मिला होगा इन लोग. क्या हम नीचे जाएंगे तो हम असली मुद्दा समझेंगे कि आखिर ये क्या था जो इतना हल्ला हंगामा हुआ, तो आप लोग अगले क्लास बताएंगे. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. कोशिश कीजिएगा कि आपको ये समझ में आए. देखिए इतनी दूर चला गया, मार्कर गिर के, अब इसी मार्कर से काम चलाते हैं दूसरे वाले से. देखिए एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग है, करंट जा रहा है इसमें आई. अगर हम आपसे पूछे पी पॉइंट जो डी दूरी पे है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो आप में से आधे लोग जरूर जानते होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन के चलते किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो B इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी. ये आप लोग जानते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी. हम सब जानते हैं ऐसा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी. लेकिन ये बायस सावर्ट लॉ हम जानते हैं. इसी चीज को प्रूफ करना है एम्पियर सर्किट लॉ से. यूनिफॉर्मिटी है तो साइन वाला ऐसे प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसीलिए एम्पियर सर्किट लॉ हर जगह वैलिड नहीं होता है. तो देखिए इसको प्रूफ करने जा रहे हैं. एक वायर है स्ट्रेट ऐसा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. डॉट है करंट और करंट का वैल्यू आई. इसका मतलब ये हुआ करंट आई है, जैसे इधर वायर जा रहा है इधर बना दिया आपके वायर समझने के लिए, आसानी के लिए. करंट ऐसे आ रहा है, दिख रहा है, बोर्ड को फाड़ते हुए आपकी ओर करंट ऐसे. और हमको इसके चलते पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये पी पॉइंट कितनी दूरी पे है? डी दूरी पे है. स्टेप वन. अच्छा ये मीटिंग जैसे ही खत्म होगा सेम आईडी पासवर्ड से आप दूसरा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है. स्टेप नंबर पहला, हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको लेते हुए एक क्लोज्ड प्लेन कर्व बनाएंगे. यहाँ पे हम सिमेट्री का ध्यान रखेंगे. तो सिमेट्री के हिसाब से
इस बार जो क्लोज प्लेन कर्व बना रहे हैं हम, वो कैसा बना हमारा, सर्कल, सर्कुलर बना दिए। आप यहाँ बनाते तो ऐसे बनता, थोड़ा समझने में दिक्कत होता, इसीलिए इस डायग्राम को हम ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बनाया है, एक क्लोज प्लेन कर्व, और ये कैसा कर्व है, सर्कुलर। ये है क्लोज्ड प्लेन सर्कुलर कर्व, यानी हम क्या लिख सकते हैं, let us draw a closed plane circular curve. Let us draw a closed plane circular curve containing point P. दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे ताकि एक साइड को प्लस एक साइड को माइनस बना सके। हम एरो ऐसे लगा दिए, इससे फायदा क्या हुआ भाई, हम इस साइड को प्लस मान लिया बाहर की ओर। हम सब जानते हैं आप एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट आप डीएल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रहा है और डीएल भी इधर ही है, डीएल का डायरेक्शन भी इधर ही है, क्योंकि डीएल का डायरेक्शन करंट की ओर लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या तरीका सिखाया गया है, करंट की ओर हाथ रखेंगे, पॉइंट को मुट्ठी बंद करेंगे, करंट बाहर की ओर है, पॉइंट इधर है, तो अंगूठा इधर ही जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट जब भी सर्कुलर ट्रैक बनेगा ना आपका, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है, अगर आप एरो उल्टा ले तो थीटा 180 हो जाता है, अगर आप एरो उल्टा ले तो थीटा 180 हो जाता है, डीएल क्योंकि नीचे हो जाता है। ठीक है, तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या है ये लॉ, ये लॉ कहता है सर्कुलेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। B डॉट DL, A डॉट B का फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, बीच का एंगल 0 है, म्यू नॉट आई नेट में वो करंट लेंगे जो इस कर्व के अंदर है, इसको पेनिट्रेट करके जा आ रहा है, तो आई बाहर आ रहा है, नेट में तो आई है ना है, और ये बाहर क्यों आ रहा है, तो नेट करंट आई बाहर क्यों आ रहा है, और ये बाहर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए आई को प्लस में लिखे। आपने तो कोई अगर उल्टा बनाते तो आपका आई माइनस में होता, और कुछ नहीं। बी कांस्टेंट होगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ही लागू होता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लागू होता है एम्पियर्स लॉ, इसलिए यूनिफॉर्म बी कांस्टेंट बाहर निकला हर जगह। बस आपको डीएल बचा पूरे लूप में, म्यू नॉट टाइम्स आई, डीएल 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 पूरा जोड़ेंगे तो एक सर्कल का पेरीमीटर कितना आएगा, 2 पाई आर, आर की जगह पे यहाँ क्या है 2 पाई डी, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू सॉरी डीएल का वैल्यू जाएगा 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। रिजल्ट वही आया जो आप पढ़े थे, लेकिन ये बहुत आसान है, एम्पियर्स लॉ में जैक बोर्ड आपको बहुत बार आया है, एचसीएल का एप्लीकेशन के साथ कुछ प्रूफ लिखना, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे भेजे, मार्कर लिखना मैं दूर चला गया है। हाँ जी, हो गया, देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछिए। स्टेप तो बता दी श्रुति, इसमें स्टेप में लिखना है, ये तो हो ही गया, इसमें स्टेप कुछ लिखने का झंझट नहीं पालना है। एनसीईआरटी का वो सवाल जो एमपीएस सेक्रेटरी लॉ का एकमात्र सवाल है एनसीईआरटी का जो आता है, अगर बोलो सुन रहे हैं हम, इनको जो बोलना है अभी तक के लिए पूछ सकते हैं आप। अभी तक गौरव हाथ फिर से गिर गया तुम्हारा, हाथ उठाओ, नहीं देख पा रहे तुमको। हाँ बोलो गौरव, क्या डाउट हो बाबू। भैया कॉस क्यों लिखा है वहां पे? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए, अच्छा डीएल को वेक्टर साइन छूटा है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, समझ गया। 0 डिग्री है, ठीक है ओके। अब आपको हम एनसीईआरटी का एक सवाल बताने जा रहे हैं, सॉरी ये माइक मेरा गड़बड़ है ना, कोई इससे हेडफोन से ही काम करना पड़ता है आपको, तो हम बता ही चुके हैं, कष्ट है, मैंने भैया के चलते खराब हुआ है माइक। अरे बनवा नहीं रहे हैं क्योंकि बनवाने का खर्चा इतना महंगा बोल दिया ना सर्विस सेंटर पे कि हम बोले ना ठीक है।
तो ये जो सवाल है ये आप तय रखिए कि अगर आपको एम्पियर लॉ तो कुछ भी आएगा, कोई सवाल आएगा तो यही आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, पहले हमको तो मिलने दो, तुम तो तैयार हो जाते हो पेन वेन लेके एकदम। हाँ, पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 4.9। वाह, पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 4.9 वीवीआई क्वेश्चन कर लेंगे, आपके प्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। The figure shows a long straight wire. The figure shows a long straight wire of a circular cross section. The figure shows a long straight wire of a circular cross section, ब्रैकेट में रेडियस ए, ब्रैकेट में रेडियस ए, कैरिंग करंट आई, रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई या कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, फुल स्टॉप। द करंट आई इज, the current I is uniformly distributed. The current I is uniformly distributed across this cross section. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field. Calculate the magnetic field in the region, REGION, in the region. Calculate the magnetic field in the region R less than A, पहला, दूसरा R greater than A, पहला R less than A, दूसरा R greater than A। क्वेश्चन हम समझाने जा रहे हैं, घबराइएगा मत, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ब्रैकेट में रेडियस A, कैरिंग स्टेडी करंट I या carrying current I. The current I is uniformly distributed across this cross section, ठीक है। Calculate the magnetic field, calculate the magnetic field in the region R less than A and R greater than A, ठीक है। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, नॉर्मल सा सवाल है, समझ गए। तो शुरू करें। डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम क्या दिया है वो सुनो, और ये मीटिंग 2 मिनट में खत्म होगा, तो नए मीटिंग में इसका आंसर आपको बताएंगे, और हम नए मीटिंग में सोलेनोइड सिखाएंगे, उम्मीद है सोलेनोइड सिखा देंगे। हाँ हाँ, गॉस में भी हो सकता है सर, ठीक बोले आप। विक्रांत, हाँ विक्रांत सही बोले आप, वहां पे भी यूज हो सकता है। कौन सा टॉपिक साक्षी? तुम वो वाला जो सर्कुलर करंट वाला था वो वाला साक्षी टॉपिक बोल रही हो ना? ठीक है, बता देंगे। ओके, बता देंगे। आज से तो नहीं हो पाएगा साक्षी, फिर वो अलग से ही हम बताएंगे तुमको, अलग से स्पेशली हम वीडियो बना के जैसे होगा हम समझा के भेज देंगे, या तुमको हम लिंक भेज देंगे यूट्यूब में, वो जहाँ पे है ना वहाँ का लिंक भेज देंगे। अगर यूट्यूब में नहीं होगा तो फिर शायद तुम बोली थी कि नहीं है ना, हम चेक कर लेंगे। तो चलिए नए मीटिंग में आइए, इस सवाल का हम नए मीटिंग में सिखाते हैं। ये मीटिंग एंड कर रहे हैं, नए मीटिंग में